Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other related examinations. Learners, the session timings, the session PDFs, and all other important information are shared by means of Telegram group. So Telegram group जरूर से join कर लीजिए so that we can keep communicating all important updates with all of you. So learners, UGC NET JRF December 2023 की तैयारी कराने के लिए हमारे टॉप फैकल्टीज लेते हैं सेशंस YouTube प्लेटफॉर्म पे और ये क्लासेस होती हैं बिल्कुल फ्री. सो आप अपने पेपर 2 के अकॉर्डिंगली ये सभी सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग्स. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है रिसर्च में और ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आप फ्रीक्वेंटली यू कम अक्रॉस. सो क्या होता है इन सभी का मीनिंग एंड वेयर आर दीज यूज्ड, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज सेशन. सो आज हम जानेंगे अबाउट मीन, मीडियन, मोड, रेंज, एनपीसी, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के. एंड ये जो सेशन है हमारा, इट्स अ पार्ट ऑफ PYQ सिलेक्शन सीरीज जो हम आज कवर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो सबसे कॉमनली यूज होने वाले टर्मिनोलॉजीज हैं उनका आखिर मतलब क्या होता है. सो मीन, मीडियन एंड मोड ये हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं और इन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ मीन होता क्या है? मीन को कहते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज. मीन को हम कहते हैं अरिथमेटिक एवरेज. इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जब हम उन्हें ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, सो जो हमें वैल्यू निकल के आता है उसे हम मीन कहते हैं. अब मीन आपको ये भी बताता है कि आपका डेटा किस तरह का है, यानी कि आपकी जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है और आपका मीन, इनके बीच में कितनी दूरी है. आपका जो मीन का एक डेटा है, मान लीजिए आपका मीन है 2.5 और आपका ऑब्जर्वेशन है 2.3, राइट. सो इट टेल्स कि ये आपका मीन हो गया विच इज द अरिथमेटिक एवरेज. अब आपके डेटा का फैलाव कितना है, स्प्रेड कितना है, ये बताता है कि कितना आपका डेटा डेविएटेड है. दैट मीन्स कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का अर्थ होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन आपके मीन से कितनी दूरी पर है, और जब हम सभी ऑब्जर्वेशन को मीन का डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं तो हमें निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ मोड. मोड एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार, सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाता है. सो जैसे कि हम हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं साइज ऑफ शू, ठीक है. सो शू का अगर हम साइज की बात करें तो 4 या 5, अगर इंडियन फुटवेयर के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो बाटा ब्रांड में फुटवेयर होता है वो होता है 5. अगेन अगर हम बात करें फैब्रिक, क्लॉथ, रेडीमेड गारमेंट्स के हिसाब से, सो मीडियम एल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. आप कह सकते हैं जो मेजर है जो यूज किया जाता है, साइज है जो यूज किया जाता है. हाउएवर अब इसमें भी काफी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, फैलाव देखने को मिलता है, बट यस जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है मोड. ना अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन वो एक डेटा बताता है जो कि मिड पॉइंट पे होता है. सो कोई भी नंबर जिसे हम और अरेंज कर लेते हैं और जो बीच का नंबर आता है वो बन जाता है हमारा मीडियन. तो मीडियन के एक तरफ 50% स्कोर होते हैं और दूसरी तरफ रिमेनिंग 50% स्कोर होते हैं. मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे किसी तरह का नंबर्स में बदलाव आए, मगर मीन में अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन में चेंज लाते हैं तो मीन पे फर्क पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी फर्क पड़ेगा. सो लेट्स हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ, अगर हम नंबर्स की बात करें तो अगर इन सभी नंबर्स को, ये हमारी अगर ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए किसी भी केस में हमने कुछ फिगर्स कलेक्ट किए, डेटा कलेक्ट किया और ये है आपके
नंबर्स जो हमने कलेक्ट किए, से फॉर एग्जांपल हमने 6 लोगों का किसी स्केल पर मेजर लिया, किसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके मेमोरी टेस्टिंग का ये नंबर आप मान लीजिए, कोई भी एक नंबर जो हमने एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट की। अब इन सभी को अगर ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं 6 ऑब्जर्वेशन है, तो जो निकल के आएगा वो होगा आपका मीन। अब मीन इस नंबर से इस नंबर के डिस्टेंस के बीच का जो है, ये आगे हमें बताएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कि हमारा फैलाव कितना, हमारा जो डेटा है वो स्प्रेड हुआ है। अगेन अगर हम मीडियन की बात करें, सो ये हो जाता है मिड पॉइंट। अगर 5, 7 इस तरह के ऑड नंबर्स का होता है तब मिड पॉइंट में इक्वल हो जाता है। हाउएवर जब इस तरह का इवन, जैसे कि 6 ऑब्जर्वेशंस अगर हैं, अगर 6 ऑब्जर्वेशन को हमने ऑर्डर में रखा है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 जो नंबर आता है वो बन जाता है हमारा मीडियन। मीडियन को आउटलायर से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कौन सा नंबर है या यहाँ पे कौन सा नंबर है। नेक्स्ट इज मोड, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन से हम देख के बता सकते हैं कि मोड यहाँ इस ऑब्जर्वेशन का 7 है, जो कि रिपीट किया गया है। और रेंज एक और कंसेप्ट है जो कि आपके पूरे डेटा सेट का हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस बताता है। यानी कि अगर इस डेटा सेट की हम बात करेंगे तो 7 है हमारा हाईएस्ट नंबर एंड 1 है हमारा लोएस्ट नंबर, तो इस डेटा सेट का रेंज होगा 6। सो ये तो था हमारा मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट। अब कोरिलेशन क्या होता है? सो कोरिलेशन के केस में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि हम रिसर्च के किसी भी जब भी हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। नाउ कोरिलेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वेरिएबल्स कम से कम 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है कि ये वेरिएबल्स जो हैं इन्हें कोवैरी करना होता है। कोवैरी करने का मतलब है एक वेरिएबल में कोई बदलाव आता है तो किसी तरह का बदलाव हमें दूसरे वेरिएबल में भी देखने को मिलता है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने स्ट्रांगली ये एसोसिएटेड है, और इनका जब मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट होता है तो y का मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में होता है या विपरीत दिशा में होता है, ये बताता है डायरेक्शन। तो जब भी हम कोरिलेशन को स्टडी करते हैं, दो चीजें स्टडी करना बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो कोरिलेशन एक इस तरह का एनालिसिस बताता है जिसमें हम कोवेरिएशन देखते हैं 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ कितनी है, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमें बताता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दोनों ही कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से एसोसिएटेड हैं आपस में, ये हमें एक कोरिलेशन स्टडी बताती है। सो किस किस तरह के कोरिलेशन होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि क्या दो चरों के बीच में एक ही दिशा में मूवमेंट करते हैं या एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, उस आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हमें सीधा सीधा कोरिलेशन दिख रहा है एक से दूसरे के बीच में, इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। वहीं अगर दो कोरिलेशन, दो एस्पेक्ट के बीच में, अगर मान लीजिए 3 हमारे वेरिएबल्स हैं, हम एक बार इसकी और इसके बीच में स्टडी कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख के, या इसके और इसके बीच में स्टडी कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रख के, तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन, यानी हम आधा ही कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस का और नंबर ऑफ आवर्स का, राइट, और हम मोटिवेशन या फैमिली सपोर्ट को एक वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस का, फैमिली सपोर्ट का कितना प्रभाव पड़ता है परफॉर्मेंस पे, और नंबर ऑफ आवर्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहीं नंबर ऑफ आवर्स और परफॉर्मेंस को हम कैलकुलेट करेंगे और फैमिली सपोर्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस होते हैं पार्शियल कोरिलेशन के। बट अगर एक ही स्टडी में हम एक ही समय पर बहुत सारे चरों को स्टडी करना चाह रहे हैं कि कैसे सभी
प्रभाव डाल रहे हैं किसी एक रिजल्ट पे, उस केस में हम स्टडी करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन को। तो जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस पे बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, किस स्टूडेंट की प्रायर लर्निंग का भी प्रभाव पड़ रहा है, उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का भी प्रभाव पड़ रहा है, उसे फैमिली सपोर्ट का भी प्रभाव है, नेगेटिव पॉजिटिव वट, मगर हम किसी तरह से कोरिलेशन अगर स्टैब्लिश कर रहे हैं तो हम ऐसे केसेस में पढ़ते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। अगर यही कोरिलेशन एक निश्चित दिशा दिखाता है, दैट मीन्स आप देखते हैं अगर आप डेटा को प्लॉट करते हैं और किसी भी तरह का लीनियरिटी, एक सिंगल सीधी लाइन अगर हमारा चरों का मूवमेंट जो हो रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, अगर किसी भी तरह का लीनियरिटी दिखा रहा है तो वो होता है लीनियर कोरिलेशन। और अगर किसी तरह का लीनियरिटी हम नहीं देख पा रहे हैं तो इस केस में होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो नॉन लीनियर कोरिलेशन में आप जब भी डेटा प्लॉट करते हैं तो एक रैंडम पैटर्न तैयार होता है, किसी एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है, इट वैरीज। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम आज स्टडी करेंगे वो है एक पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें सबसे कॉमनली यूज होता है टी टेस्ट। तो जैसे कि हमने देखा कि मीन का कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अगर हमने दो ग्रुप्स का मीन निकाला और उनको हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर है, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया या एक नया टॉपिक पढ़ाया और हम देखना चाहते हैं कि गर्ल्स या बॉयज हु परफॉर्म्ड बेटर, तो जेंडर को मान लीजिए हमने अपना क्लासिफिकेशन के लिए एक एस्पेक्ट रखा और हम इसमें देखना चाहते हैं कि ये टॉपिक किसको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, तो हम गर्ल्स और बॉयज का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका जब मीन निकालेंगे और दोनों के मीन को कंपेयर करेंगे तब हम लगाते हैं टी टेस्ट। सो टी टेस्ट को कॉमनली स्टूडेंट टी टेस्ट कहा जाता है और इसका जो इंडिकेशन, इसका जो कंडीशन है वो रहता है कि हमारा सैंपल साइज ज्यादातर 30 से कम होना चाहिए। सो जब भी हमारा सैंपल साइज छोटा होता है तब हम टी टेस्ट लगाते हैं, हमारे पास दो ग्रुप होने चाहिए कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पे हमें जो पॉपुलेशन वेरिएंस है कि ये जो हमारा पॉपुलेशन कहाँ से आया है ये हमें पता नहीं रहता है, तब हम टी टेस्ट आसानी से लगा लेते हैं। हो सकता है ये पॉपुलेशन आईक्यू लेवल में बहुत फर्क हो सकता है इस पॉपुलेशन में एज का बहुत बड़ा गैप हो, मगर हमें इस तरह का कोई भी पॉपुलेशन वेरिएंस की ज्ञान नहीं भी होता है तो भी हम टी टेस्ट लगा लेते हैं। जैसा कि हमें पता है पैरामेट्रिक टेस्ट में कुछ अजम्पशंस की जरूरत होते हैं और अगर हमारे जो भी टेस्ट हम लगाते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग, जितने भी हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो अजम्पशंस को फॉलो करने के बाद ही लगाए जाते हैं, उनमें से ही टी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है। बट इस केस में अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं भी पता है कि पॉपुलेशन में कितना फैलाव है तो भी हम टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स की मीन्स के बीच में करते हैं और सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन, मतलब ये जो हमने सैंपल लिया है इनके बीच में भी कर सकते हैं और इनके एक्चुअल पॉपुलेशन के मीन के बीच में भी हम टी टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हम टी टेस्ट लगाने की अजम्पशन की बात करें तो चूंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करना होगा, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी पे हम नहीं जा सकते हैं, हमें प्योरली प्रोबेबिलिटी मेथड्स को ही यूज करके अपना सैंपल कलेक्ट करना होगा। अगर हमारा सैंपल रैंडम नहीं होगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में फॉलो नहीं करेगा तो हम टी टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। ज्यादातर ये जो हमारा टी टेस्ट लगता है क्वांटिटेटिव, यानी कि जहां हमारे पास एक्चुअल नंबर्स होते हैं वहां पे हम टी टेस्ट यूज करते हैं। जैसा कि हमने कहा अगर आपका सैंपल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली सिलेक्टेड है, तो आपका डेटा भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करेगा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा। सैंपल वेरिएंस ज्यादातर सेम होते हैं और अगर नहीं भी पता है तो भी हम टी टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सैंपल्स को जनरली 30 से नीचे रखते हैं, 30 से अगर ऊपर होता है तब हम चले जाते हैं जेड टेस्ट की तरफ। सो जनरली ये हमारे टी परीक्षण के प्रयोग में कुछ मान्यताएं हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सो टी टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं, टी टेस्ट हम एक सैंपल के लिए यूज कर सकते हैं, दो सैंपल जो कि पेयर्ड नहीं है उनके लिए यूज कर सकते हैं और दो पेयर्ड सैंपल के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलता है, बट टी टेस्ट को आप जनरली कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेड टेस्ट की। जैसे ही हमारा ऑलमोस्ट
सारी कंडीशन सेम होती है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट में थोड़ा सा का फर्क होता है। तो अगर हमें दो ग्रुप का मीन्स निकालना है, दो ग्रुप के मीन डिफरेंस निकालना है, मगर हमारा सैंपल साइज हो गया 30 से ज्यादा, सो इस केस में हम लगाएंगे जेड टेस्ट। तो यहाँ पे हम अगेन सैंपल हमारा वापस से रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगा के ही हम अपना सैंपल इकट्ठा करेंगे। न्यूमरिक डेटा चाहिए, प्योर नंबर डेटा चाहिए, क्वांटिटेटिव जिसे हम कहते हैं। सैंपल साइज अगर हमारा 30 से ज्यादा है, 60 है, 70 है, तो हम जेड टेस्ट आसानी से लगा सकते हैं, बट हमारा डेटा एनपीसी को फॉलो करना चाहिए। सैंपल वेराइंस जो है हमारे इस सैंपल में, ये जो हम दो सैंपल को स्टडी करने जा रहे हैं, इसका जो वेराइंस है, जो कि फर्क है, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। दोनों ही ग्रुप में वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, मतलब जितना इसका फैलाव है उतना ही इसका फैलाव भी होना चाहिए। और अगर उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, तभी हम जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर सैंपल साइज छोटा भी है, अगर सैंपल साइज, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर सैंपल साइज हमारा 30 से कम भी है, बट हमें पॉपुलेशन का वेराइंस पता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो हम जेड टेस्ट लगाएंगे। अगर हमें पॉपुलेशन का वेराइंस नहीं पता है, सैंपल साइज 30 है, तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सैंपल साइज वेराइंस जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है, पॉपुलेशन वेराइंस जो दिखाता है, वो जानना बहुत जरूरी है जेड टेस्ट के लिए। क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि पॉपुलेशन साइज 30 से अगर बड़ा हो गया तो जेड लग जाएगा, नहीं, ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम जेड टेस्ट लगाते हैं। सो इस चीज का सभी कोई ध्यान रखेंगे। सो लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग helps you in clearing your UGC नेट एग्जाम with India सुपर टीचर्स। हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट्स। तो जैसा हमने कहा, जेड टेस्ट लगाने के लिए ये सभी बेसिक कंडीशंस बहुत जरूरी होती है। तो उस आबादी यानी पॉपुलेशन का एसडी ज्ञात होना एक मेन कंडीशन होती है जेड टेस्ट लगाने। उसके बाद बेशक आपका सैंपल साइज छोटा ही क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं एनपीसी की, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व? आप जब भी डेटा या ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं, तो आप उन्हें प्लॉट करते हैं। ठीक है, अपने शीट पे हम उसे प्लॉट करते हैं। जब हम ये प्लॉटिंग के बाद जब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम कहते हैं एनपीसी, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो कि यहाँ तैयार होती है। इसका ये मानना होता है कि हमने किसी भी तरह का एक स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं टारगेट किया है। हमारे डेटा में हर तरह के लोग सम्मिलित हैं। जैसा मैं आपको क्लासरूम टीचिंग के समय में भी बताती हूँ कि एनसीईआरटी अपना जो कोर्स बनाता है, वो भी एनपीसी को ध्यान में रख के बनाता है। उनका ये मानना होता है कि 70% बच्चे जो होते हैं एवरेज होते हैं, 15% जो होते हैं वो स्लो लर्नर्स होते हैं, और 15% ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हैं। कहने का मतलब है वो ओवर अचीवर्स होते हैं, पहले से उन्हें सब कुछ पता होता है। सो किसी भी तरह के नॉर्मल सेटअप में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो सोसाइटी में डिफरेंट चीजें हैं वो एनपीसी को फॉलो करती हैं। हमारे पास हर एस्पेक्ट में इस तरह के भी एलिमेंट्स हैं, इस तरह के भी, और मेजॉरिटी यहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, जब भी हम एनपीसी को प्लॉट करते हैं, उसमें जो मिड पॉइंट होता है, मीन मीडियन मोड जो होता है, वो बराबर होता है, यानी कि हमारा डेटा का बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो कर्व बनती है वो करीब बेल शेप की तरह बनती है और सिमेट्रिक रहती है, यानी कि जब आप अगर उस पूरे पॉपुलेशन को, सैंपल को, किसी को भी आप जब आधा आधा करेंगे, तो जितना आपके पास एक तरफ आएगा उतना ही दूसरी तरफ, मतलब एक कह सकते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करता है एनपीसी। पूरा जो हमारा नॉर्मल कर्व का एरिया है वो होता है इक्वल टू 1। ये पूरा एरिया को एक मान के हम चलते हैं। दूसरी बात, ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है, ये कभी अप्रोच तो करती है, बट कभी भी ये सतह को टच नहीं करती है। इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है whenever we are talking about normal probability curve। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ये एक तरह का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज को लेकर, अगर हम उसे यह बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो डेटा है बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी तरह का इसमें कोई स्क्यूनेस या कुटोसिस नहीं है। इसको हम अगर पूछा जाए आपसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर आधारित है, तो ये डिफाइन करता है हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमारा मीन
और मीन मोड मीडियन तो हमारा सीधा सेम मिड पॉइंट पे आता है। जितना कम हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही शो करेगा कि हमारा डेटा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में फॉल कर रहा है, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन जैसे हमने कहा सिमेट्रिक होता है और यूनी मॉडल बेल शेप कर्व में हम अपने डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। दोनों ही तरफ ये इनफाइनाइटली मूव करता है इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब कुछ भी इसमें डेटा ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, बट मिला जुला के ये स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का बनाएगा। जितना ज्यादा हमारी कर्व वाइडर होती जाएगी उतना ज्यादा हमारा डेविएशन होता जाएगा, और यानी कि हमारा जो डेटा है उसका फैलाव बढ़ता जाएगा। द स्प्रेड ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं हम इस पूरे पार्ट को हम 6 पार्ट्स में हाफ करने के बाद 3 पार्ट्स हियर और 3 पार्ट्स इधर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 6 इक्वल पीसेस। हम इसको बांट सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मीन, मोड, मीडियन, टी, जेड और कोरिलेशन के। सो आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ आपकी क्लियर हुई हो। So learners, the homework question is which of the assumption is not valid for t-test? तो इनमें से कौन सा assumption t-test के लिए valid नहीं है? तो क्या इन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो चलेगा, स्मॉल साइज सैंपल चलेगा, बोथ बी एंड सी। सो आपको इस होमवर्क क्वेश्चन का करना है आंसर इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, एंड डू लेट मी नो whether you have understood the basics of all the terms which are very frequently used in statistics for research. I hope you like this session. Learners, ये मेरे sessions के normal time है. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.